starting with the numerical or the problem regarding the first law of the Faraday's first law of the electrolysis. ठीक है, अब हम फैराडे का फर्स्ट लॉ पढ़कर आ चुके हैं और हमने उसका फार्मूला भी पढ़ लिया, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी पढ़ लिया कि कैसे हम उस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं. अब ये जो न्यूमेरिकल है और प्रॉब्लम है ये उसी के रिगार्डिंग है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो आपके पास पहला काम जो होता है किसी भी प्रॉब्लम का या किसी की न्यूमेरिकल का, वो होता है डाटा. ठीक है, आप डाटा बना लें. डाटा यानी कि जो जो चीज़ें आपके पास गिवन होती हैं. अब आप सवाल में देख लें आपके पास क्या क्या चीज़ें गिवन है. सबसे पहले चीज़ हमारे पास, पहले न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं. अ करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर वाज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. ठीक है, बैटरी से हम इतना करंट पास कर रहे हैं. इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास क्या है, कॉपर सल्फेट है. ठीक है, जो कि हमारे पास जी कॉपर सल्फेट है फॉर 1 आवर. ठीक है, कितने वक्त के लिए, 1 घंटे के लिए. टाइम ड्यूरेशन दे दी है. अब कह रहे हैं कि हम मास फाइंड आउट करें कॉपर का. कैलकुलेट द मास ऑफ द कॉपर सल्फेट डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड, यानी कि W फाइंड आउट करना है हमें. ठीक है, अब हमें W फाइंड आउट करना है. फाइंड आउट करेंगे सिंपली फैराडे का फर्स्ट लॉ वाला फॉर्मूला हमारे पास यहाँ लग रहा है. सबसे पहले डाटा बना लेते हैं. हमारे पास अमाउंट ऑफ करंट कितना गिवन है, 0.5 एम्पियर. टाइम हमारे पास गिवन है 1 आवर. पता क्या करना है हमें, W. Z भी हमें दिया हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट 3.29 एक्सपोनेंट पावर -4 ग्राम ओवर कूलम. ठीक है, जहाँ तक बात क्लियर है. ये हमने बना लिया डाटा. अच्छा, अब जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है उसे हम रिक्वायर्ड की हेडिंग में लिखते हैं. यानी कि जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड है, हमें पता करनी है. पता क्या करना है, हमें W पता करना है. यानी कि कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कॉपर सल्फेट का डिपॉजिट या लिबरेट हुआ है अकॉर्डिंग टू द फार्मूला. नाउ सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे. अकॉर्डिंग टू द फार्मूला क्या था, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का फार्मूला क्या है, W = ZAT. W पता करना है, बाकी तीनों चीज़ें हमारे पास गिवन है. अच्छा, अब क्वेश्चन अराइज कि टाइम हमें आर में दिया है, जबकि हमें टाइम हमेशा प्लेस करना होता है सेकंड में. तो कन्वर्जन इस तरीके से होती है, जब हम किसी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जा रहे होते हैं तो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं. ठीक है, ये बात याद रखिएगा. बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाने के लिए मल्टीप्लिकेशन होती है. जैसे कि मैं अगर केजी की बात कर रही हूँ और मैं ग्राम की बात कर रही हूँ, यानी कि किलोग्राम और ग्राम की बात कर रही हूँ, तो कौन सा बड़ा यूनिट है, किलोग्राम बड़ा यूनिट है. ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इस क्वांटिटी को किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट कर लूँ. ठीक है, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर लूँ, तो मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लिकेशन करूँगी. ठीक है, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स होते हैं. तो ये क्वांटिटी है, तो मैं क्या करूँगी, 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगी. जबकि हम छोटे यूनिट से जब बड़े यूनिट में जा रहे होते हैं तो हम डिवीजन करते हैं, डिवाइड करते हैं. ठीक है. अच्छा, अब आर जो है वो बड़ा होता है सेकंड से. 1 घंटा 1 सेकंड से बड़ा यूनिट है ना. अब मैं आर से जा रही हूँ सेकंड में, तो 1 आर में कितने सेकंड होते हैं ये पता करना है. तो सबसे पहले सेकंड में जाने से पहले मुझे मिनट में जाना पड़ेगा, फिर मैं सेकंड में जाऊंगी. तो 1 घंटे में 60 सेकंड्स होते हैं, तो मैं 1 × 60 करूंगी. लेकिन अभी भी कन्वर्जन पूरी नहीं हुई, मुझे मिनट्स में नहीं जाना. 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं. ठीक है, अब अभी भी कन्वर्जन पूरी नहीं हुई, मुझे सेकंड्स में जाना है, मुझे मिनट्स में नहीं जाना था. तो मैं × 60 अगेन करूंगी. 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं. तो 1 × 60 × 60 3600, यानी कि 1 घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं. ठीक है, तो हमें सेकंड्स में यूनिट चाहिए था, इसलिए हमने इसे सेकंड में निकाल लिया. और तरीक़ेकार ये होता है कि जब हम बड़े से छोटे यूनिट में जा रहे होते हैं तो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो Z गिवन है वो ग्राम ओवर कूलम में गिवन है, जबकि हमें kg ओवर कूलम में यूज़ करना है. अब यहाँ पे उल्टा हिसाब है, अब हम ग्राम से किलोग्राम में जा रहे हैं, यानी छोटे से बड़े यूनिट में जा रहे हैं. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे. तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स होते हैं. तो जब हम इस वैल्यू को 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी -7
kg/कूलम। अच्छा, आप वैल्यूज पुट कर दें। z की वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग टू द कन्वर्जन 0.29 एक्सपोनेंट पावर -7 आई है। ठीक है, करंट के हमारे पास गिवन है 0.5 एम्पेयर। टाइम की हमने कन्वर्जन करके निकाली है 3600। ठीक है, अगर हम इस सब को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5.29 एक्सपोनेंट पावर -4 समथिंग थी। ठीक है, तो ये आपका था पूरा प्रोसीजर W निकालने का, जो कि मैंने सिंपली फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे का जो फर्स्ट लॉ था इलेक्ट्रोलाइसिस, वो अप्लाई की है। अभी आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, वो आप चीज़ें देखकर रिकग्नाइज कर लेंगे। आप अपना सवाल देखेंगे और आप देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, वो डाटा में पुट कर लेंगे। जब आप ये एनालाइज कर लेंगे ये चीज़ें गिवन है, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इस पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ठीक है, लास्ट में एडिंग डेली की रिजल्ट में जो भी आपने क्वांटिटी फाइंड आउट की है, आप ये लिख लेंगे सिंपली कि आपने फाइंड आउट क्या करना था, मास ऑफ कॉपर। तो आप ये लाइन इस तरीके से लिख लेंगे 5.29 एक्सपोनेंट पावर 4 gram mass of copper metal deposited on the cathode when the 0.5 ampere current passed through a solution of copper sulfate। ठीक है, ये लाइन आप रिजल्ट की हेडिंग डालकर लिख लेंगे। वैसे रिजल्ट ना भी लिखें, सिंपली यहाँ तक किया है तो भी मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन अच्छे मार्क्स के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा हेडिंग जानने से मिलते हैं, डाटा की भी, रिक्वायर्ड की भी, सॉल्यूशन की भी और रिजल्ट की भी। इन सब की प्रॉपर हेडिंग डालेंगे तो ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू।